नमस्कार, ISD न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो आज बात करेंगे कुछ 5 प्रमुख खबरों को लेकर। पहली खबर नुपुर शर्मा मामले से जुड़ी हुई है। पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 19 अगस्त तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ देश भर में दर्ज FIR को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। अब इन सब FIR पर एक साथ सुनवाई होगी। इसके अलावा नुपुर शर्मा के खिलाफ सभी क्लब की गई FIR को जांच के लिए दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अदालत ने कहा है कि ये आदेश सभी लंबित और भविष्य की FIR में भी जारी रहेगा। पैगंबर विवाद से जुड़े नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते 8 अगस्त को पत्रकार नाविका कुमार को राहत दी थी। अदालत ने विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को लेकर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। यह मामला एक न्यूज चैनल शो के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बातों के प्रसारण से संबंधित है। इस केस में नुपुर शर्मा के अलावा पत्रकार नाविका कुमार के खिलाफ भी अलग अलग राज्यों में FIR दर्ज की गई थी। इस शो को लेकर भविष्य में दर्ज होने वाली FIR पर भी यह छूट कायम रहेगी और नाविका कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। जिन राज्यों में FIR दर्ज हुई है उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इससे पहले अदालत ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी। गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि देश भर में उनके खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई दिल्ली में हो। नुपुर ने अपनी जान को खतरा भी बताया था। हालांकि तब कोर्ट ने नुपुर को राहत देने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, अदालत ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि उन्हें खतरा है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए वह अकेले जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नुपुर शर्मा द्वारा माफी मांगने और बयान वापस लेने में बहुत देर की गई। कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर के वकील ने याचिका वापस ले ली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हिंदुओं का आक्रोश दिखा और शायद यही कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को राहत दी है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश बरेली में सावन की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी बरेली में सावन की शुरुआत से लेकर मुहर्रम के जुलूस तक हिंदू मुस्लिमों के बीच 4 बार टकराव हुआ। इससे पुलिस की सक्रियता और इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सावन के पहले सोमवार से ठीक एक दिन पहले प्रेमनगर में बिरयानी की दुकान पर अतिक्रमण हटाने पर बवाल खड़ा हो गया। घंटों हंगामा चला। उपद्रवियों ने गाड़ी फूंकने की कोशिश की, जिसमें वह कामयाब नहीं हो सके। वहीं दूसरी घटना कैंट के परगौवा गांव में हुई। लखोरा गांव से कचला घाट के लिए निकले कांवड़ियों के जत्थे पर मुस्लिमों ने गंदा पानी फेंक दिया, डीजे बंद कर दिया, जिसके बाद हिंदुओं ने विरोध किया तो मारपीट शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में परगौवा की प्रधान समेत कई आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं तीसरी घटना हाफिजगंज के बकोनिया गांव में हुई। मुस्लिमों ने कांवड़ियों को निशाने पर लिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस टीम भी वहां पर पहुंची, लेकिन पत्थरबाजों ने पुलिस टीम पर भी हमला किया। इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी गई। मामले में बकोनिया प्रधान समेत 11 पर मुकदमा लिखा गया है। हाफिजगंज की घटना के 2 दिन बीते भी नहीं थे। मंगलवार को भोजीपुरा गांव के मझौवा गंगापुर गांव में हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया। सुबह के समय जब तजिया के जुलूस में बड़े बड़े डीजे लगाए गए थे, जिस पर हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध किया। इस पर पुलिस ने डीजे बंद कराकर जुलूस निकलवाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही तजिया तोड़े जाने की अफवाह फैली और बवाल शुरू हो गया। अगर पुलिस समय रहते चेत गई होती और अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर मामले को संभाल लिया गया होता तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते। दोनों पक्षों की ओर से हुए पथराव में कई लोग घायल हो गए। साथ ही दुकानों में तोड़फोड़ व लूटपाट की गई। जिले में पिछले 1 महीने में लगातार हो रहे हिंदू मुस्लिम विवाद से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के दावे फेल साबित हुए। वहीं बरेली पुलिस की मुखबरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कहा कि सभी मामलों में कार्रवाई की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर नेपाल से है। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का मंगलवार रात चीन के शहर चियांगदाओ के लिए रवाना हुए।
चीन और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच खड़का की इस यात्रा को अहम माना जा रहा है। हाल ही में नेपाल को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए अमेरिका और चीन के बीच कड़ी होड़ देखने को मिली। खड़का उस मौके पर चियांगदाओ गए हैं जब ताइवान के आसपास चीन के सैनिक अभ्यास से पश्चिमी देशों के साथ उसका टकराव बढ़ गया है। खड़का चीन के विदेश मंत्री वांग यी के आमंत्रण पर वहां गए हैं। नेपाली विदेश मंत्री के साथ 11 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भी गया है। नेपाली दल को काठमांडू से चियांगदाओ ले जाने के लिए चीन के एक विशेष चार्टर विमान भेजा गया। बताया जाता है कि हाल ही में नेपाल की नीति में अमेरिका के प्रति जो झुकाव दिखा, उसको लेकर चीन ने उच्च स्तर पर अपनी नाराजगी जताई थी। इसके बाद खड़का के चीन जाने के कार्यक्रम बना। अखबार काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने खड़का की चीन यात्रा को लेकर नाखुशी जताई है। अखबार ने यह खबर नेपाल सरकार के अधिकारियों के हवाले से छापी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ताइवान मसले पर इस समय चीन दुनिया में अधिक से अधिक समर्थन जुटाने की मुहिम में लगा हुआ है। खड़का की यात्रा को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। यह रिपोर्ट चीन के सरकार समर्थक अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी छपी। उस टिप्पणी का जिक्र है जिसमें दावा किया गया था कि 160 से ज़्यादा देश ताइवान मुद्दे पर चीन का समर्थन कर चुके हैं। इन देशों में दुनिया की लगभग 80% आबादी रहती है। नेपाल ने भी पिछले हफ्ते एक सार्वजनिक बयान जारी कर वन चाइना पॉलिसी के प्रति अपना समर्थन दोहराया था। इस नीति का मतलब यह है कि नेपाल ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है। नारायण खड़का की चीन यात्रा के बारे में काठमांडू पोस्ट से बातचीत करते हुए नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास की प्रवक्ता अना रिची एलन ने कहा, आप जानते हैं कि यह मामला लंबे समय से मान्य कूटनीतिक संहिता और नीति का है। अमेरिका सरकार इसे सार्वजनिक नहीं करती कि निजी कूटनीतिक बातचीत में क्या चर्चा हुई है। इसे इस बात की पुष्टि माना गया है कि खड़का की यात्रा के मामले में अमेरिका ने नेपाल सरकार से बात की है। रिची एलन ने कहा कि अमेरिका यह समझता है कि नेपाल वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, जैसा कि अमेरिका भी करता है। हमने ध्यान दिलाया है कि अमेरिका के ताइवान जलद मरुमध्य में शांति और स्थिरता कायम रखने में अपने हित है, बदलाव का विरोध करते हैं। खड़का की यात्रा के मामले में नेपाल ने सफाई दी है। नेपाली विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, खड़का से ठीक पहले दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने भी चीन यात्रा की है। दक्षिण कोरिया को अमेरिका का निकट सहयोगी माना जाता है, इसलिए चीन जाने में कोई बुराई नहीं है। इस यात्रा का संबंध किसी का पक्ष लेने से नहीं है, बल्कि इसका मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। अगली खबर डेटा से संबंधित है। दुनिया के सबसे रईस आदमी एलन मस्क ट्विटर की पॉलिसी को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने ट्विटर की डील भी कैंसिल कर दी है। मामला कोर्ट में है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने फिर ट्विटर की पॉलिसी और यूजर्स को डेटा सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ट्विटर के एक पूर्व कर्मचारी अहमद अबू अमो को सऊदी क्राउन प्रिंस के करीबी सहित अन्य सऊदी अधिकारियों के लिए जासूसी करने का दोषी पाया गया है। मंगलवार को इस सऊदी नागरिक को विदेशी सरकार के अवैध एजेंट होने, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी व कई अन्य आपराधिक मामलों में शामिल होने में दोषी ठहराया गया है। अमेरिकी अभियोजक कॉलिन सैम्पसन के अनुसार अहमद ने बड़ी संख्या में ट्विटर यूजर्स की जानकारी करीब $1 लाख कैश और $40,000 की घड़ी के बदले सऊदी क्राउन प्रिंस के किसी करीबी को बेची थी। वह उन लोगों की जानकारी सऊदी सरकार को देता था जो सरकार की आलोचना करते थे। कुछ समय पहले तक इस ट्विटर कर्मचारी के पास कंपनी के लगभग सभी यूजर्स की जानकारी थी। रिपोर्ट के मुताबिक जूरी ने इस मामले में सुनवाई के बाद निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले 3 दिनों तक विचार विमर्श किया। इसके बाद कोर्ट ने अहमद को 11 आरोपों में से 6 पर दोषी पाया, जबकि बाकी से बरी कर दिया। कथित तौर पर अभियोजन पक्ष का मानना है कि अहमद और उसके एक साथी कर्मचारी अली अल-जबरा को सऊदी अधिकारियों ने 2014 में मॉल्स के रूप में कार्य करने और शासन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी खोजने के लिए काम पर रखा था। आपको बता दें कि जिस वक्त इस आरोपी कर्मचारी के पास यूजर्स डेटा का एक्सेस था, उस वक्त ट्विटर पर यूजर्स की ईमेल आईडी, जन्मतिथि, फोन नंबर और निजी डेटा आदि दिखता था। अपना अपेक्षित कार्य पूरा करने के बाद अहमद ने 2015 में ट्विटर छोड़ दिया और सिएटल में अमेजॉन में ज्वाइन किया। हालांकि अहमद के वकील एंजेला चुआंग ने तर्क दिया कि यह अहमद को फंसाने की एक साजिश थी और अगर अभियोजक किसी के पीछे जाना चाहते थे तो उन्हें अली अल-जबरा को पकड़ना चाहिए, क्योंकि वह संयुक्त राज्य अमेरिका से भाग गया था। अगली खबर बॉलीवुड से है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना नसीरुद्दीन शाह की पत्नी रत्ना पाठक शाह पर भड़क गए हैं।
जी हाँ, शक्तिमान स्टारर मुकेश खन्ना ने वीडियो जारी कर रत्ना पाठक शाह को हिंदू त्योहारों पर विवादित बयान देने के लिए लताड़ा है। दरअसल रत्ना पाठक शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान हिंदू पर्व करवा चौथ को रूढ़िवादी और अंधविश्वास बताते हुए महिलाओं पर निशाना साधा, जिसके बाद मुकेश खन्ना रत्ना पाठक शाह को मूर्ख बताते हुए कहा, पति तो पति, पत्नी बाप रे बाप। मुकेश खन्ना ने अपने YouTube चैनल पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि नसरुद्दीन शाह एक बेहतरीन एक्टर है, मैं कह सकता हूँ एक बेहतरीन इंसान भी है, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन पता नहीं कभी कभी धर्म या क्या बीच में आ जाता है जिसकी वजह से वह गैर जिम्मेदाराना बयान दे देते हैं। ऐसे बयान दे देते हैं जो कभी कभी खान ब्रदर्स के मुंह से भी निकल जाते हैं। लेकिन जो बात नसरुद्दीन शाह कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, उनका धर्म है, लेकिन जो उनकी पत्नी कहती है मैं उससे उनका धर्म नहीं मान सकता, क्योंकि उन्होंने अपने नाम के आगे रत्ना पाठक शाह रखा है, यानी उन्होंने पाठक को जिंदा रखा है और पाठक को जिंदा रखने के बावजूद वह ऐसी बचकानी बात कह गई है। बता दें कि रत्ना पाठक शाह से जब एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि क्या वह अपने पति के सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था, मैं क्या पागल हूँ जो ऐसे व्रत करूंगी। ये आश्चर्य है कि पढ़ी लिखी महिलाएं भी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। भारत में विधवा होना एक भयानक स्थिति है, महिलाएं इसी डर से करवा चौथ का व्रत करती है। हैरान करने वाली बात है कि हम 21वीं सदी में भी इस तरह की बातें करते हैं। रत्ना पाठक शाह के इस बयान पर मुकेश खन्ना भड़क गए हैं। वह कहते हैं, आप क्या समझती हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आपको पता है पढ़ी लिखी औरतें छोड़िए, गांव की औरतें छोड़िए, अनपढ़ औरतें छोड़िए, बड़े बड़े घरों की औरतें तक करवा चौथ रखने में गर्व महसूस करती है। इस खूबसूरत त्योहार को आप अंधविश्वास कहती हो, चलिए अंधविश्वास ही सही, लेकिन यदि पत्नी अंधविश्वास में रहकर भी अपनी पति के सुख के लिए, अपने पति की जिंदगी के लिए अगर एक दिन का व्रत रखती है और चंद्रमा को देखने के बाद अपने व्रत को पूर्ण करती है, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। अभिनेता ने आगे कहा कि ये पढ़े लिखे लोग अपने आप को इतना पढ़ा लिखा समझते हैं कि राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी बातें करते हैं। क्या मैं ये मान लूं कि धर्म आपके ऊपर हावी हो गया है, जिसको आपने शादी में अपनाया है? यदि ऐसा है तो आप अपने नाम के आगे पाठक क्यों लिखती है? हटा दीजिए ना इन शब्दों को। इतना ही नहीं, अभिनेता रत्ना पाठक शाह को मूर्ख तक कह दिया। मुकेश खन्ना कहते हैं, आप मूर्ख हैं, क्या पढ़ाई आपको यह सब सिखाती है? किस तरह की पढ़ाई की है आपने? किन किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो कुछ भी हिंदू धर्म में हो रहा है वो अंधविश्वास है और जो कुछ भी दूसरे किसी धर्म में हो रहा है वो अंधविश्वास नहीं? यानी हम लोग सब अंधविश्वास में जी रहे हैं। बता दूं, हमारी आस्था आप लोगों से ज्यादा अच्छी है, हमारा धर्म आस्था पर चलता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तो मिलते हैं कल रात 9 बजे नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।